तो अब हम बात करेंगे इनकम टैक्स के 2017 के अनसॉल्व सॉल्यूशन के पार्ट सेकंड के बारे में। पार्ट फर्स्ट में मैंने थर्ड क्वेश्चन तक यहाँ तक कर लिया है, ठीक। अब हम फोर्थ से करेंगे। फोर्थ वाला ये जो न्यूमेरिकल है इसको सॉल्व किया था, थोड़ी सी कंफ्यूजन इसमें थी एक जगह पे, इसलिए इसको थोड़ा नहीं प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा अगर अथवा वाला देखा या ये करें या ये करें, अथवा वाला देखा तो ये थोड़ा इजी लगा, तो यही थियरी पोर्शन कर देते हैं। बताना है हमको 80C की रिडक्शन क्या होती है, इस पर डिस्कस करना है, ठीक। डिस्कस करते हैं। वैसे डिडक्शन तो काफ़ी बड़ी है, उसको पूरा डिस्कस करेंगे, काफ़ी टाइम लगेगा। तो पहले देख लेते हैं सेक्शन 80C के अंडर अप्लीकेबिलिटी इसकी कहाँ कहाँ तक है, कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। इंडिविजुअल्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पर अप्लाई होता है, ठीक। और ये 26 इन्वेस्टमेंट इसमें हैं, और ये इसकी लिमिट कितनी है, अमाउंट जो पेड किए हैं या 1,50,000, इसमें से जो लोअर होगा उसकी आपको छूट मिलेगी। तो जो ये 26 आइटम्स है, क्या कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट है, वो हम क्विक रिवीजन मारेंगे, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। काफ़ी ज़्यादा टाइम जाएगा, पूरा आधा एक घंटा तो सिर्फ यही ले लेगा। तो अगर ज़रूरत पड़ेगी इसकी तो अलग से सेपरेट वीडियो डाल देंगे इसकी, लेकिन अभी तो सिर्फ ऐसे क्विक रिवीजन मारेंगे। बाकी जो हमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, सॉरी। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कम से कम 10 नंबर का में लिखना है, 10 नंबर में भी काफ़ी होता है। तो क्या क्या लिखना है वो तो एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जो नहीं लिखना है, अगर आप कैप्चर कर सकते हो और फास्ट बताएंगे तो आप कर लो। बाकी देखते हैं लिस्ट क्या है, जो 26 लिस्ट है सेक्शन 80C के अंदर, लिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग 80C। तो इसको क्विक रिवीजन मारेंगे, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, टाइम लगेगा। बाकी जो लिखना है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसी पार्ट में। तो क्या है, पहला लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम सेल्फ स्पाउस एंड चिल्ड्रन माइनर और मेजर। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम चुका हो तब डिफर्ड एन्युटी। थर्ड कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय इन स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। थोड़ा स्पीड में लिखा था इसलिए राइटिंग भी थोड़ा गड़बड़ हो गई है। आगे कंट्रीब्यूशन इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड अप टू मैक्सिमम 1,50,000। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, तो हम है छठा वाला, अमाउंट डिडक्टेड आउट ऑफ सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और डिफर्ड एन्युटी ऑफ फॉर प्रोविजन टू वाइफ एंड चिल्ड्रन रिस्ट्रिक्टेड टू 1/5 ऑफ सैलरी। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन इन अप्रूव्ड सुपर अनुएशन फंड। आगे आठवां वाला, एनी सम डिपोजिटेड बाय द individual SSC in the name of the girl child under सुकन्या समृद्धि स्कीम, ठीक। तो गर्ल का अगर नाम हमने सुकन्या समृद्धि योजना में करवा रखा है, तब वहाँ पे डिडक्शन मिलेगी अंडर 80C के अंदर। आगे कंट्रीब्यूशन बाय एन इंडिविजुअल्स एसएससी फॉर पार्टिसिपेटिंग इन यूनिट्स लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडियन, इन सब में किया हो तब। नेक्स्ट पेमेंट टू कीप इन फोर्स और कंटिन्यू टू अनुटी प्लान ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन न्यू जीवन धारा एंड जीवन अक्ष हैव बीन नोटिफाइड इन दिस रिगार्ड, ठीक। नेक्स्ट 11 वाला है सब्सक्रिप्शन इन बॉन्ड्स इशूड बाय नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट, ठीक। आगे सम डिपॉजिटेड इन अकाउंट अंडर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम रूल्स। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन इन नोटिफाइड सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और इन नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम। 14 वाला है इन्वेस्टमेंट इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इशू एंड इशू, मतलब 8वां और 9वां। आगे री इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑकर्ड इन इंटरेस्ट ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC 8वां इशू एंड NSC 9वां इशू, ठीक। नेक्स्ट है डिपॉजिट इन नेशनल हाउसिंग बैंक स्कीम और
कंट्रीब्यूशन इन पेंशन फंड, एग्जाम्पल हाउस लोन स्कीम। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन इन फॉलोइंग डिपॉजिट स्कीम। तो क्या क्या फॉलोइंग स्कीम है? पहली वाली है आर ए पब्लिक सेक्टर कंपनी विच प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म लोन इन फॉर द परचेज और कंट्रीब्यूशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउसेस। और बी वाला है दूसरा, एनी authority established in India through any act for solving the housing problem or formed for development of cities, town or village or for both the purpose। ठीक। 18वां बात करेंगे तो रिफंड ऑफ लोन प्रिंसिपल अमाउंट ओनली टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। अब 19 वाला बात करेंगे तो contribution in mutual funds established under section 10(23)(d) or in units of equity linked saving scheme of unit trust of India। आगे 20 वाला है contribution in pension fund notified under section 10(23)(d) in mutual funds or established by units trust of India। 21st, tuition fee for children education institution recognized by government in India, full time study not part time study, only full time study, school college university for 2 children only, only Hindu, only individual not Hindu undivided family। ये किसके लिए अप्लाई होगा? सिर्फ इंडिविजुअल के लिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए नहीं। ठीक, सिर्फ 2 बच्चों के लिए अप्लाई होगा। अगर आपके पास 2 बच्चे हैं तो आपको ये छूट मिलेगी। मतलब आप ये फीस इनका जमा कर रहे हो, ये यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो आप, तब की बात है। आपके पास 2 बच्चे होने चाहिए, 2 बच्चे को छूट देगी सरकार अंडर सेक्शन 80C के अंडर। आगे, अमाउंट इन्वेस्टेड इन एलिजिबल शेयर कैपिटल बाय पब्लिक कंपनी और इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स। 23, इन्वेस्टमेंट इन फॉर्म डिपॉजिट टर्म डिपॉजिट, सॉरी ये टी लिखा रखा है, टर्म डिपॉजिट। आगे, एनी सम डिपॉजिटेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ एट लीस्ट 5 years in scheduled bank in accordance with a scheme framed and notified by the central government। ठीक। 25th, amount deposit in 5-year time deposit account of पोस्ट ऑफिस में कंट्रीब्यूशन। लास्ट वाला है 26 वाला, कंट्रीब्यूशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय to his account of the National Pension System NPS for a fixed period of at least 3 years। ठीक, ये 26 अमाउंट था। ये अगर 15 नंबर में क्वेश्चन आए तो इतना सब लिखना है। इतना सब किसको याद रहेगा? कोई ना कुछ तो बोलोगे। तो जो लिखना है उसकी बात करते हैं, या जो न्यूमेरिकल आता है, जो ज़्यादातर जिसमें 80C में छूट देनी होती है, वो ज़्यादातर यही चीज़ पूछते हैं। उसमें क्या रहता है? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम रहता है, स्टैट्यूटरी या रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय होते हैं उन्होंने जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जब लगाया होता है उस टाइम इनको छूट मिलती है। अपूर्ड सुपर एनुएशन फंड NSC 8वां 9वां परचेज और इंटरेस्ट रिसीव, ये सब उसमें था, लेकिन उसमें विस्तार में था, इसमें एकदम शॉर्ट में करके लिख दिया है इतने। 5वां सब्सक्रिप्शन टू एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल। 6वां है रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन। 7वां है इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड। 8वां है ट्यूशन फी और 9वां है अदर। ठीक, 9वां है अदर। इतना सब है, इतना तो हमें लिखना ही उसमें एक्सप्लेन करके, अगर कुछ उसमें से याद आए तो वो भी लिख देना है। 10 नंबर में इतना तो करके आना है। ठीक, तो चौथा वाला कर दिया। 5वें की बात करें, 5वां वाला क्वेश्चन है
मिस्टर एक्स सबमिट्स द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, अब 15-16। तो ये दिया है, क्या निकालना है, टैक्स लायबिलिटी निकालना है, असेसमेंट है। ये जो टैक्स लायबिलिटी वाला सवाल है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये लगभग सॉल्व किए कई अनसॉल्व, तो मैंने उसमें एक पैटर्न देखा, ये वाला सवाल आता ही आता है टैक्स लायबिलिटी वाला ज़्यादातर। तो सॉल्व करते हैं टैक्स लायबिलिटी कैसे निकलेगी इनकी। तो फॉर्मेट बना लिया, कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम, पहले टोटल इनकम निकालेंगे मिस्टर एक्स की, उसके बाद हम टैक्स लायबिलिटी निकाल देंगे। ठीक, तो टोटल इनकम हमको बतानी है। हाँ, पहले इनका एक तरह से लिख लेते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, पांचों हेड लिख लेते हैं। पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी आपने पाई है कुछ, इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं है। दूसरा होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है आपका, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड है 85,000। 85,000। थर्ड होता है पीजीबीपी। तो प्रॉफिट एंड बिजनेस प्रोफेशन वाला क्या दिया है, प्रॉफिट एंड बिजनेस प्रोफेशन क्या, इनकम फ्रॉम बिजनेस यहाँ पे दे रखा है 4,05,000। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस दिया है 4,05,000। चौथा कैपिटल गेन। कैपिटल गेन आई थिंक नहीं दिया है कैपिटल गेन। और पांच वाला होता है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या दिया है, जो बिजनेस हो गए या, हाँ, यहाँ गवर्नमेंट सिक्योरिटी दिया है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो ये आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कितना है, 35,000। ठीक, 35,000 है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्लोज, यहाँ पे आएगा हमारा ग्रॉस टोटल इनकम। टोटल इनकम बोल सकते हैं इसको, कितना आएगा, 5,25,000। 5,25,000 हमारा टोटल इनकम आ गया। वैसे अगर बात करें हम एग्रीकल्चरल इनकम की, तो एग्रीकल्चरल इनकम हमारी अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन फर्स्ट के अंडर एग्जाम्प्ट होती है। एग्रीकल्चरल इनकम जो भारत की कृषि आय होती है वो एग्जाम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन फर्स्ट के अंडर, आई के अंडर। लेकिन जब यहाँ पे नेट एग्रीकल्चर इनकम दिया है, अगर दो कंडीशन होती हैं, अगर दो कंडीशन में से एक भी कंडीशन पूरी करे तब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तब एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। तो क्या है, जो टोटल इनकम आएगी वो बेसिक एग्जाम्पशन से ज़्यादा आनी चाहिए। तब टोटल इनकम जो आएगी, जैसे ये वाला, बेसिक एग्जाम्पशन से ज़्यादा आनी चाहिए। बेसिक एग्जाम्पशन कौन सी, जो एज वाली लिखते हैं हम, अगर 60 साल से कम रहे तो फर्स्ट कैटेगरी, 60 साल से ज़्यादा, 80 साल से कम रहे सेकंड, 80 साल से ज़्यादा थर्ड कैटेगरी, वो वाला। ये बेसिक कंडीशन जो उसकी होती है उसका। और दूसरी कंडीशन होती है एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज़्यादा हो। एग्रीकल्चरल इनकम अगर 5,000 से ज़्यादा हो तब ये दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। जो हमारी टोटल इनकम है वो बेसिक इनकम से ज़्यादा होनी चाहिए, और जो एग्रीकल्चरल इनकम है वो 5,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए तो हम ऐड कर देंगे इसमें, तो एग्रीकल्चरल इनकम ऐड कर देंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक, एग्जाम तो होती है वो तो पता ही है हमें, लेकिन यहाँ पे वो सेटिस्फाई करें टोटल इनकम, इसका एग्जाम्पशन इसकी कितनी है। इसमें एज तो बताया नहीं है कितना है, तो जब एज बताता नहीं है तो कौन सी कैटेगरी में आते हैं हम, फर्स्ट कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी में बेसिक एग्जाम्पशन 2.5 लाख होती है, तो 2.5 लाख बेसिक एग्जाम्पशन हो गया, उससे ज़्यादा टोटल इनकम, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड, जो एग्रीकल्चरल इनकम है वो 5,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो एग्रीकल्चरल इनकम इसकी भैया 20,000 दे रखी, तो 5,000 से ज़्यादा ही है, तो इनने दोनों कंडीशन पूरी की है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे। तो लिखेंगे एग्रीकल्चरल इनकम
कितना दिया है, 20,000 दिया था, 20,000, 20,000 को ऐड करेंगे आएगा 54,500, 54,500 आएगा। तो ये आएगा हमारा एग्रीगेट इनकम। ठीक, हमने ये एग्रीगेट इनकम तक निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे इनकी जो टैक्स लायबिलिटी बोला था ये, तो सेकंड वाला हम टैक्स लायबिलिटी बताएंगे इनकी। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, तो टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे फॉर द असेसमेंट ईयर 15-16 में बोल रखा है, 15-16 में निकाल देंगे। पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक, पार्टिकुलर अमाउंट, तो एज दिया नहीं था, तो जब एज ना दी रहे तो कौन सी कैटेगरी मानते हैं हम, कैटेगरी फर्स्ट मानते हैं। कैटेगरी फर्स्ट में पहले डायरेक्ट कितने की इंजेक्शन होती है, एग्जाम्पशन होती है, बेसिक एग्जाम्पशन ऑन फर्स्ट हम सीधे 2.5 लाख की छूट दे देते हैं, 2.5 लाख की छूट दे देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट बचेगा ऑन नेक्स्ट, नेक्स्ट पे हम नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5% देते हैं, इतना तो पता ही होगा, पीछे करा रखे सवाल। 2.5 लाख को 5% देते हैं तो ये आएगा 12,500। इसके बाद इसकी टोटल इनकम कितनी थी, टोटल इनकम थी इसकी 5,45,000, तो 5,45,000 में से 2.5 लाख 5 लाख तो हमने ले लिए, निकाल लिया है। तो अब हमारे पास बचे हैं ऑन नेक्स्ट 45,000 बचा है। इस पे 5 लाख पे लगता था, लेकिन अब 45,000 बचा तो 45,000 पे ही लगाएंगे ना, तो ये आएगा 9,000। इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 21,500, ठीक, 21,500। तो अब हम एग्रीकल्चर इनकम इसमें से लेस करेंगे। क्यों लेस करेंगे, बताया पहले ही, ये एग्जम्प्ट है, तो जोड़ा क्यों, ऐसे ही अब गवर्नमेंट का रूल है, वो चेक करना चाहती है कि एग्रीकल्चर इनकम जोड़ने के बाद तुम्हारा कितना टैक्स बनेगा, तो उसने कर लिया, रूल के हिसाब से ही चलेंगे। तो अब हम इसमें से जो एग्जम्पशन जो हमने एग्रीकल्चर इनकम इसमें जोड़ा है टैक्स टोटल इनकम में, हम उसको घटाएंगे। कितना घटेगा उतना नहीं घटाएंगे, उसके लिए ही रूल है कैसे घटाएंगे। तो टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, इसके लिए एक वर्किंग नोट नंबर 1 लेंगे, इससे हम निकालेंगे, ठीक। तो इतना छोड़ देते हैं, यहाँ पे एक वर्किंग नोट लेते हैं हम यहाँ से। तो वर्किंग नोट नंबर 1 यही है। इसका स्टेप, ये 2 स्टेप में होता है। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, जो बेसिक एग्जाम्पशन होती है, बेसिक एग्जाम्पशन कितनी थी सवाल की, 2.5 लाख थी, कैटेगरी फर्स्ट थी। सेकंड एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम कितनी दी थी, 20,000 दी थी, 20,000 दी थी। दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 2,70,000, 2,70,000 आ गया। अब स्टेप सेकंड यहाँ से आता है हमारा, स्टेप सेकंड टैक्स ऑन टोटल इनकम, ये हम एग्रीकल्चर इनकम के लिए कंप्यूट कर रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे लिखेंगे ऑन फर्स्ट पहला 2.5 लाख तो माफ होता है, पहला 2.5 लाख एग्जाम। ऑन नेक्स्ट 2,70,000 में से 2.5 लाख निकाले, कितने बचेंगे, 20,000, 20,000, 20,000 पे कितना लगेगा, 5%। रूल वही सेम है जैसे निकालते थे हम, वही वाला
तो यहाँ पे आएगा हमारा 2000, सॉरी 1000 आएगा, 1000 आएगा, 1000 आ गया। तो इसका अब हम करेंगे टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम 1000। तो हमने यहाँ से निकाल दिया, हमको कितने की छूट देनी है, 1000 की। तो इसीलिए सरकार ने हमसे लिया था, इन्होंने लिया था तो 20,000 पे 20%, यहाँ पे जो ये गया है इसमें ही था 45,000 में लिया था इन्होंने टैक्स। हमारा जब ऐड करा था तो लिया था 20,000% के हिसाब से, दे रहे हैं 5% के हिसाब से, इसीलिए ये लिए थे। तो यहाँ पे हमने 1000 निकाल लिया, ठीक। वो बता रहे सरकार ऐसे निकाली है, 1000 निकाल लिया, 1000 यहाँ से माइनस करेंगे, इसमें से 21,500 में से करेंगे तो आएगा 20,500, 20,500। अब ये हमने ख़त्म कर दिया, ये वाला, ठीक, ख़त्म कर दिया है। अब यहाँ से हम इसमें हम रिबेट देंगे, रिबेट ऐड करेंगे। तो रिबेट कब मिलते हैं, जब 5 लाख या 5 लाख से कम हो टोटल इनकम इनकी 5 लाख से ज़्यादा है तो इनको रिबेट मिलने से रही। और नेक्स्ट बात करेंगे सरचार्ज जब 50 लाख से ज़्यादा हो इनकम तब लगती है, क्योंकि 50 लाख से ज़्यादा भी नहीं है इनकी टोटल इनकम। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो होता है, इसके बाद यही बचा है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो होता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ये तो कंपलसरी होता है, सबको पता है कंपलसरी होता है, इसको आपको देना ही देना है। 4% के हिसाब से आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस दे देना है। तो इसका 820 आएगा, इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये 21,320 आएगा, दैट इज आंसर 21,420। इसका आंसर आ गया 21,420।